नमस्कार, मैं दीपक रथ, उदय इंडिया मीडिया में, डिजिटल मीडिया में आप सबको स्वागत है। कल की तरह आज फिर से हमने एक छोटा-सा डिस्कशन रखा है, जैसे पता है कि आज उपराष्ट्रपति जी का इलेक्शन चल रहा है, वोटिंग चल रहा है। सुबह प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से लेके डिफेंस मिनिस्टर एवं सारे सांसद लोग वोटिंग में लगे हुए हैं। वैसे तो एक चीज़ की तय है कि एनडीए का जो कैंडिडेट है, उनको जीतना तय है। और पीछे जो राष्ट्रपति आज उपराष्ट्रपति आज तक थे, वेंकैया नायडू जी, आज उनके ऊपर एक छोटी-सी कैसे उन्होंने भारत की मान मर्यादा को ऊपर उठने के लिए कैसे-कैसे पार्टी का प्रेसिडेंट से लेके, केंद्रीय मंत्री से लेके उपराष्ट्रपति तक कैसे भारत का गौरव और गरिमा को आगे बढ़ाया, उसके लिए छोटे-छोटे कमेंट के लिए आज हमारा साथ विशिष्ट अतिथि लोग उपस्थित हैं। पहले हमारा साथ प्रोफेसर केजी सुरेश जी हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं पीटीआई में और आप आईआईएमसी के डायरेक्टर रहे हैं और वर्तमान में प्रोफेसर केजी सुरेश वाइस चांसलर है भोपाल में एंड डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला जयपुर राजस्थान से हैं। आप राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहे हैं और आप सीनियर कॉलमिस्ट भी हैं और आप अलग-अलग टीवी चैनल्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट्स भी हैं। और हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा है, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, फॉर्मर कांग्रेस लीडर है और वर्तमान में पैनलिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे साथ अशोक उपाध्याय जी हैं, जो कि यूएनआई वार्ता का लंबे समय तक संपादक रहे हैं, वेटरन जर्नलिस्ट है, कलमिस्ट है और पिछले 20 साल से उन्होंने भी वेंकैया जी को कवर किया है। तो सबसे पहले सुरेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन में एनडीए का कैंडिडेट जितना लगभग तय है और जो अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू जी, आपने उनको मैं जहाँ तक जानता हूँ कि 15 से 20 साल तक आज ये जर्नलिस्ट भी कवर किया है और जब तक वो केंद्रीय मंत्री थे तब तब भी आपने कवर किया है, आपने उनके साथ बहुत ट्रैवल भी किया है। तो उनकी जो पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम हिज कैडर एज ए पॉलिटिकल वर्कर फ्रॉम ए विलेज फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू वाइस प्रेसिडेंट हाउस, तो आपको कैसा लगता है वेंकैया जी का कैरियर कैसे रहा और उनके बारे में आप क्या अपना ओपिनियन देंगे? जी, जी। धन्यवाद। आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर आमतौर पर जो है जो अस्त होते हुए सूर्य को कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपने जो है अपने शो में इस विषय पर आपने चर्चा किया। उनके जो कंट्रीब्यूशन है वेंकैया जी के, उस पर आपने ये चर्चा रखी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, मैं, अशोक जी, हम सब उन चंद पत्रकारों में हैं जिन्होंने वेंकैया जी पहली बार जब दिल्ली की राजनीति में आए तब से लेकर हम लोग उनको कवर करते रहे। विद्यार्थी परिषद में थे, सक्रिय थे और आगे चलकर जो है वो पार्टी के अध्यक्ष भी बने और दक्षिण भारत में उस वक़्त, आज तो ख़ैर कर्नाटक में सरकार है और अन्य राज्यों में बीजेपी का अपना एक जगह उसने बना ली है। लेकिन उस समय जब बीजेपी को एक उत्तर भारतीय हिंदी हिंदू हिंदुस्तान पार्टी कहा जाता था, उस वक़्त दक्षिण में उसका एक चेहरा अगर कोई था तो एम वेंकैया नायडू जी थे। और उनकी आत्मीयता, उनका जिस तरीके से वो मिलते-जुलते थे और एक सेतु का काम किया, और एक ऐसे समय में मुझे याद है जब अटकलें बहुत होती थी, अटल जी, अडवाणी जी, जबकि वो एक अलग रिश्ता था जिसको लोग ज़्यादा समझ नहीं पाए। लेकिन उस दौरान भी बहुत परिपक्वता के साथ पार्टी के अध्यक्ष के पद को उन्होंने सँभाला और पार्टी जब पहली बार सत्ता में आई, तो उस जी, वक़्त पार्टी को एक संगठन को एक नेतृत्व, वो भी जब कई और दलों के साथ मिलकर सरकार चला रही थी, तो अपना उस अस्तित्व को बचाए रखना, अपने उस पहचान को बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती थी। तो जी, ये कार्य उन्होंने किया। आगे चलकर मेरा तो सौभाग्य रहा कि जब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक था, तो जी, वो मेरे बॉस भी थे, क्योंकि वो बस सूचना थे प्रसारण पहले। मंत्री वो मेरे सूचना प्रसारण मंत्री थे।
तो जी, उनके साथ कार्य करने का, उन्होंने हमारे यहाँ कन्वोकेशन में भी आए, कई कार्यक्रमों में आईएमसी में आए। भाषाई पत्रकारिता के बहुत बड़े पक्षधर थे। जब मैंने जी, मराठी, मलयालम पत्रकारिता शुरू की, उर्दू पत्रकारिता, उनको बहुत, मुझे आज भी याद है जब मैंने उनके कार्यालय में उर्दू पत्रकारिता के विद्यार्थियों को लेकर गया और उन्होंने उसे ट्विटर में शेयर किया, तो उनको बहुत लोगों ने ट्रोल भी किया कि आप जी। उर्दू पत्रकारिता को, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल उर्दू भी हमारी भाषा है। और हुँ, उन्होंने ये दिखाया कि किसी संकीर्ण संकुचित राजनीति वो नहीं करते हैं। उन्होंने जी, अपना बड़ा दिल दिखाया। और उपराष्ट्रपति के नाते हुँ, मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी भूमिका रही है। अभी जो आंकड़े उन्होंने खुद अपने अंतिम जो सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने दुख जाहिर किया इस बात का कि लगभग 57% जो राज्यसभा के सत्र रहे वो जी, नॉन प्रोडक्टिव रहा या पार्शियल रहा। लेकिन जी। उन्होंने ये कहा कि एक अग्रज की भूमिका में रहकर, एक बड़े भाई की भूमिका में रहकर हुँ, उन्होंने हुँ, सांसदों को, युवा सांसदों को प्रेरित, उनका मंत्र था परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। आप हुँ, जो है अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए राज्यसभा में, आप हुँ, समाज में बदलाव लाइए, समाज को हुँ, ट्रांसफॉर्म करिए। ये उन्होंने जो है, और कभी भी वो संसद को दुरुपयोग या सांसद होने के पद को दुरुपयोग करने के पक्षधर नहीं थे। हाल ही में उसको लेकर कई विवाद भी हुए। जब हुँ, हुँ। कुछ सांसदों पर ईडी का मामला चल रहा था या अन्य मामला चल रहा था, जी, तो जी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया सदन में भी कि जी, भी कानून के ऊपर नहीं है, और जी, उसको कानून का, रैदर उसको एक आदर्श नागरिक की तरह उसको कानून का पालन करना होगा, चाहे हाउस चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनके साथ उनको सहयोग, उनको कॉपरेट करने की जरूरत है। तो इस जी, तरीके से उन्होंने सबको, क्योंकि उनका इतना लंबा अनुभव रहा है, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और जी। सभी दलों के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, सूचना हुँ। प्रसारण, और न जाने कितने पोर्टफोलियो उन्होंने संभाला है। सुरेश तो जी, 1-2 उनमें इंस्टेंस आपने बताएँगे जब उपराष्ट्रपति के नाते क्योंकि वो राज्यसभा टीवी की भी हेड थे और जी। आपने जर्नलिस्ट भी रहे हैं। उ उसके हुँ। ऊपर थोड़ा बताइए। दूसरा, आज ये जर्नलिस्ट आपका उनके साथ जब वो अध्यक्ष थे पार्टी का, ऐसा कोई जी। इश्यूज़ आपका मन में आ रहा है, आपने उनके ऊपर रिपोर्टिंग किया, उन्होंने उसको कैसे लिया? इस तरह से देखिए, कोई मुझे लगता इंटरेस्टिंग है कि बातें जो दर्शक के लिए। दि दिल्ली में बहुत कम पत्रकार ही होंगे जो उनका जो है उनके घर पे जिन्होंने दक्षिण भारतीय खाना नहीं खाया। जी, जी, मुझे जी, लगता है जी। कि हम सब बेसब्री से इंतज़ार करते थे उनका आमंत्रण आए। साल में 2 बार खासकर वो खिलाते उगादी, थे। खासकर उगादी जब उत्सव होता था, जो आंध्र प्रदेश का है, तो अशोक जी हम भी सब हँस रहे हैं, अशोक जी भी खूब भोजन खाया वेंकैया जी के घर में। बिल्कुल, बिल्कुल, हम सब साथ में ही खाते थे। जी, जी, जी। तो वो एक और उनका, लंबी और पारी खेली है सबसे हम लोगों ने। सबसे हाँ, अच्छी बात ये रही कि वो खुद आके मिलते थे पत्रकारों से। हाँ। कोरोना काल में तो उन्होंने जो भी पत्रकार के बारे में सूचना मिली कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर्सनली फ़ोन किया। और ये जी, वो पत्रकार नहीं है जो मतलब दिखाई देते थे कि भई उनके समर्थक है या हुँ, उनके साथ अच्छे, इवन जो सरकार के विरोध में भी लिखते थे, जो उनको भी उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर जो है फ़ोन करके क्या हाल-चाल है, उनके हाल-चाल के बारे में पता किया। मैं हुँ, समझता हुँ। हूँ इतना पर्सनल टच जो है, हम लोग पीपुल्स प्रेसिडेंट वगैरह की बात तो करते हैं, लेकिन क्योंकि वो सूचना प्रसारण मंत्री रहे, क्योंकि वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के अध्यक्ष रहे, तो उनका जी, मीडिया के साथ बहुत करीबी संबंध था। मुझे लगता है जी, कि हर मीडिया पर्सन को पर्सनली वो जानते थे। मतलब जी, जी, ये उनका एक विशेषता थी, और कहीं भी जो है, मतलब उनको बोलने में, पहचान दिखाने में, कई लोग अक्सर बड़े पदों पर पहुँच जाते हैं, तो उनको एक पहचान दिखाने में जो है थोड़ा संकोच सा रहता है। मुझे आज भी, मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, मैं मिसाल के तौर पर कई जगह कहता भी हूँ कि हुँ, जब हुँ, पहली बैठक सूचना प्रसारण मंत्रालय की हुई और वो हुँ, हमारे मंत्री बनकर आए, तो हम जितने जी, अधिकारी थे सूचना प्रसारण मंत्रालय के, तो हम जी, सबको बुलाया गया बैठक के लिए। तो जी, जैसे ही सब उठ के परिचय दे रहे थे कि, जी, तो मैंने कहा कि मैं केजी सुरेश, महानिदेशक भारतीय जनसंचार संस्था। तो हुँ, उन्होंने मेरे, और मैंने जाके उनको गुलदस्ता दिया, वैसे ही वहाँ प्रथा बनी हुई थी। तो उन्होंने जी, सभी अधिकारियों के सामने बोला कि जी, ये सुरेश जी जो है, जिस दिन जब जी, मैं पहली बार जो है दिल्ली के राजनीति में आया,
उस दिन से ये मुझे कवर करते रहे हैं, मेरा उनका संबंध है। ये ओपनली 4 लोगों के सु सामने कहना, ये मैं जी, समझता हूँ वो जो व्यक्तिगत टच देना जो है, मैं बड़ी समझता बड़ी हूँ कि बात होती बहुत है। ही जी, सुरेश जी, आप माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। आपने बस बहुत संक्षिप्त में बताइए कि एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के लिए उसमें वेंकैया जी ने कोई क्योंकि आपने 2-2 जगह मुख्य रहे हैं जी, जी। यूनिवर्सिटी में, तो और आप मेरा ये बात बात देखिए, ये बड़ा रुचिकर होगा आपके लिए भी। जी, जी, मेरा जो विश्वविद्यालय है, इसके विजिटर भी जो है, आमतौर जी, पर स्टेट यूनिवर्सिटीज के विजिटर जो हैं, वो जी, गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं। जी, लेकिन मेरा जो हमारे यहाँ जो रूल है माखनलाल जी, चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में, जी, इसके जो नियम है, इसके अनुसार हमारा एक्ट में ये प्रोविजन है कि हमारे महापरिषद के अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, और जी, हमारे जो विजिटर हैं यूनिवर्सिटी के, वो गवर्नर नहीं है, भारत के जी, उपराष्ट्रपति। तो जी, जी, तो आईआईएमसी में मंत्री के नाते और इधर जो है विजिटर के नाते उनका हमारा संबंध रहा। जी, तो ये कुछ पूर्व जन्म का ही कर्मों का मुझे लगता है कि साथ में ही जो है, एक पत्रकार के नाते, एक डीजी के नाते और वीसी के नाते उनसे संबंध लगातार बनी रही। और हमारे धन्यवाद किसी भी सुरेश जी। कन्वोकेशन में वो आने में जो है, हमेशा जो है तत्पर रहते थे, उत्सुक रहते थे। और जी, जब मैंने जैसे कहा कि आईएमसी में वो कन्वोकेशन में आए, सूचना जी, प्रसारण के नाते, और एक-एक जी, विद्यार्थी, और जब भी हम उनको कहते थे कि हमारे इंस्टीट्यूट में कोई प्रोग्राम है आईएमसी जी, में, वो जी, बहुत तत्परता के साथ जो है, और इतनी फ्रीडम जो उन्होंने दिया फंक्शनल, मुझे आज भी याद है, कुछ कुछ विषय को लेकर कुछ छात्रों का कुछ विवाद चल रहा था, तो हुँ, मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने उसका जिक्र ही नहीं किया, जबकि हर रोज उनके सामने टेबल में रिपोर्ट्स जाती हैं। जी, तो मैंने सोचा कि वो नहीं जिक्र कर रहे हैं, मुझे तो करना चाहिए। तो मैंने जी, कहा, सर आपने रिपोर्ट देखा होगा, कह दिया जी, आप सक्षम हैं उसको हैंडल करने के लिए, तो जी, इसलिए इस विषय की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसा उचित समझे आप उसको हैंडल कर लें। थैंक यू तो सुरेश ये जी। जो एक भरोसा, ये जो एक विश्वास, ये जी, एकेडमिक लीडरशिप पर एक समय में जब हम सुनते हैं बिल्कुल। कि एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है, तो जी, ऐसे समय में एक हैंड्स ऑफ अप्रोच, कि हमें जी, पढ़ना नहीं है, वो जी, अकादमिक प्रशासकों पर हमको छोड़ देना है कि उनको जी, क्या करना है, हमको जी, राजनीतिक दखल नहीं करना है। वो जी, एक तरह से एक मिसाल है, एक उदाहरण है कि जी, किस तरीके से हम शैक्षणिक संस्थाओं की जो साख है, उसकी जी, विश्वसनीयता है, जी, उसको हम बना के रख सकते हैं। कभी उनके जी, तरफ से किसी प्रकार का एक जी, भी सिफारिश उनकी तरफ से नहीं आया कि जी, आपको ये करना है, ये करना है। उनके कार्यकाल में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ हम लोगों ने काम किया। मैं ये समझता हूँ कि ये काबिल तारीफ है, और ये एक मिसाल के रूप में इसको देखना जी, चाहिए। जी, जी। थैंक यू सुरेश जी। अभी अशोक जी के पास आएँगे, उससे पहले मैं चाहता हूँ जैसे वेंकैया जी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर थे, एजुकेशन का कोई इश्यूज़ पे एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाज़ा नहीं किया, सुरेश जी ने बताया, मीडिया को कैसे उन्होंने मीडिया के साथ दोस्ती बनाए रखे। अशोक जी के पास आने से पहले मैं चाहता हूँ ज्योति जी, ज्योति किरण शुक्ला जी, जयपुर से, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। ज्योति जी, आप ये बताइए वेंकैया जी इक्वली जो पार्टी का कैडर है, जो परिवार जिसको कहते हैं कि उनके साथ कितने पॉपुलर थे और एक आम कार्यकर्ता से वेंकैया जी का कितना जुड़ाव था। और आप भी एक पार्टी का आम कार्यकर्ता है, आप वो इंटेलेक्चुअल सेल में भी काम किया है। आप थोड़ा हमको बताइए कि वेंकैया जी का कैडर्स के साथ कितना टच था, ग्राउंड के साथ कितना टच था, परिवार को वो कैसे मिलते थे, वो थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करिए वेंकैया जी के बारे में? ऐसे सबसे पहले तो मैं दीपक आपको और उदय इंडिया के इस सक्षम परिवार को अपनी ओर से अपनी न्यू डिजिटाइजेशन के लिए कंग्रेचुलेशंस। इट्स अ ग्रेट मूव एंड आई थिंक बहुत थैंक यू, अच्छा थैंक रास्ता हम साथ में चलने वाले हैं। बिल्कुल जैसा कि अभी सुरेश जी ने कहा, पूर्व विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता होने से ये जर्नी में शुरू करती हूँ। तो पूर्व विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता इस नाते से ही हमने माननीय उपराष्ट्रपति जी को हमेशा देखा। जिस प्रकार का एक खुलापन, जिस प्रकार का एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उनकी एक एग्रेसिव और साथ ही साथ एक लीडरशिप की जो छवि थी, वही पार्टी में भी हमें दिखाई दी। और जिस प्रकार से आप कह सकते हैं एक्सेसिबिलिटी, आपने बहुत
सही तरीके से कहा कि उन्हें जरा भी एक्सेसिबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम नहीं थी। पार्टी में एक प्रकार से अध्यक्ष के तौर पर तो खैर बाद में, उससे पहले जनरल सेक्रेटरी, और उससे पहले आप अगर देखेंगे तो जो लंबी यात्रा रही उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें जो कैरेक्टर के नाते मैंने कार्यकर्ता होने के नाते सीखी। हाजिर जवाबी, अद्भुत हाजिर जवाबी। चाहे आप शायद उस कार्यक्रम में बिरला ऑडिटोरियम के प्रोग्राम में आप भी रहे होंगे, जहाँ की हाजिर जवाबी को सारे वर्नाक्युलर से लेकर के और इंग्लिश मीडिया ने लगातार चित्रित किया था। अभी तक भी वो मुझे छवि भूलती नहीं है, जिसमें क्वेश्चंस का केवल प्रवक्ता इस नाते सीनियर पार्टी की प्रवक्ता मैं रही हूँ, तो मेरे नज़रिए से जिस प्रकार की विट, जिस प्रकार से जिसको तत्परता से जवाब देना और हाजिर जवाबी, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। तो ये पहली एक बात जिसने उस समय केवल लोकप्रियता नहीं लेकिन पार्टी के स्टैंड्स को, गंभीर से गंभीर विषय पर भी पार्टी के स्टैंड्स को जिस जनप्रियता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया, ये मुझे हमेशा से इम्प्रेस करता है। दूसरी बात, पार्टी के आम कार्यकर्ता तक भी, खासकर आपने देखा होगा कि कृषि के क्षेत्र में जितने भी बड़े हमारे रिफॉर्म्स हुए और जितनी समझदारी से कृषि के क्षेत्र में अभी की सरकार ने और उससे पहले अटल जी की सरकार ने भी जितनी एक्सपेरिमेंटेशंस की, उसकी सभी महत्वपूर्ण चर्चाओं में, सभी महत्वपूर्ण आंतरिक पॉलिसी रिसर्च में वेंकैया जी का बड़ा हाथ था। अर्बन प्लानिंग, बिकॉज मैं तो टाउन प्लानिंग पढ़ाती भी रही हूँ लंबे समय तक, आपको पता है NIT में टाउन प्लानिंग पढ़ाया मुझे, तो उस नजरिए से भी अर्बन ज्योति जी जब कभी वेंकैया जी जयपुर आते थे तो ऐसा कोई इंस्टेंस, कोई ऐसे अनुभव, सुखद खाने अनुभव के है समय, जो यानी वहाँ जो जिस प्रकार की मुझे तो खाने के वो टेंट में जो छोटी छोटी टेबल्स हमारी लगी रहती थी, पार्टी उस समय संघर्ष की स्थिति में थी और पार्टी के साथ पार्टी का कार्यकर्ता भी बड़ी हिम्मत के साथ उस प्रकार के सम्मेलन या आयोजन जो भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर अन्य इसमें होते थे, हर कार्यकर्ता पर उनकी नज़र, कार्यकर्ता के विषय में जानकारी, उसका बैकग्राउंड क्या है। जैसे मैं इकोनॉमिस्ट थी तो ये चीज़ याद रखना और उसमें फिर पूछना, फिर नागपुर के विषय में बात करना, जयपुर के करंट डिस्कशन में इन्वॉल्व करना, इन्वॉल्वमेंट विद ईच वर्कर, उसकी कैपेसिटी को देखना, जो कि मुझे लगता है संघ विद्यार्थी परिषद की भूमिकाओं के दृष्टि से हम सीख लेते हैं। कार्यकर्ता का संभाल, कार्यकर्ता का संधारण, कार्यकर्ता को, विशेषतः महिला कार्यकर्ताओं को उत्साह से भर देना। और मुझे लगता है कि पार्टी की दृष्टि से ये जो कनेक्टिविटी, जो एक जिसके बारे में सुरेश जी ने अभी व्यक्तिगत अनुभव के साथ भी चर्चा की, एक कनेक्ट जो एस्टैब्लिश कार्यकर्ता के साथ करते थे इनफॉर्मेलिटी के साथ, मुझे लगता है कि उसकी मैं चर्चा जरूर करना चाहूँगी। एक तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने देखा होगा कि ग्राम विकास के कार्यक्रम, खास करके मैं चूंकि वित्त आयोग की अध्यक्ष रही और बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बहुत लंबे विस्तीर्ण तरीके से हमने देखा भी, फाइनेंस भी किया। राजस्थान में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों कार्यकालों के समय में गहराई से काम हुआ। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग देखें, इन ऑर्डर टू कनेक्ट द रूरल ट्रेड एंड रूरल सेंटिमेंट विद द मेन स्ट्रीम, जिस प्रकार का काम उनका है, मुझे लगता है कि वो लंबे समय पर याद किया। आप जानते हैं मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत लिखती हूँ, जितनी भी उनकी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे यात्राएं, मैंने उनके बारे में पढ़कर समझकर, चाहे वो कतर की यात्रा हो, चाहे वियतनाम की यात्रा हो, चाहे वो और छोटे प्रायद्वीपों की यात्रा हो, या उन विषयों में से निकलते हुए इंटरनेशनल अफेयर्स, जो भारत की एक कूटनीतिक परंपरा है जिसे 2014 के बाद में नए तरीके से फ्यूल किया है, जिसमें डेस्टिनेशंस भी नए हैं और संकल्प भी नए, जो एक जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी में चेंज है। मुझे लगता है कि उस बारे में तो somebody should write about it। जितनी गहरी उनकी भूमिका रही है, जितना गहरा उनका योगदान रहा है, जितना समझ भरा योगदान रहा है, मुझे लगता है ये 3 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, अगेन टू काउंटर, हाजिर जवाबी में इस प्रकार का चेहरा, जो भी दक्षिण से उठ के हिंदी में इतनी जबरदस्त हाजिर जवाब, अंग्रेजी में और हिंदी में बाइलिंगुअल एफर्ट, पर हिंदी में जो लगातार इडियम्स के साथ हाजिर जवाबी, गजब। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही रुचिकर तरीके से हमारे माननीय उपराष्ट्रपति इस बारे में याद किए जाते हैं। धन्यवाद ज्योति जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बात बोला। वैसे वेंकैया जी का एक और विशेष बात है, वो कभी भी कहीं भी भाषण देते थे, एड्रेस करते थे, जैसे कटक से लेके अटक तक, वो कोई भी वार्ड को लेके उसको स्प्लिट कर देते हैं, राइमिंग करते थे, राइमिंग ब्यूटीफुल विट एंड राइमिंग।
ये मेरे को यस। हमेशा याद रहेगा। जैसे सुरेश जी ने कहा कि उनको खिलाने का बड़ा शौक था, तो हैदराबाद से ही विल बी ब्रिंगिंग एवरीथिंग, और हम पत्रकार लोगों को सुबह 12 बजे दोपहर को बुलाएंगे, कहेंगे शाम को 6 बजे तक सबका रहना है, अब डोसा ये भी भाग्य खाना, तो फिर हमें नहीं मिर्च भी मिला। खाना, फिर मिठाई लेकर भी जाना। ये भाग्य हमें नहीं मिला दीपक, उसके लिए शायद पत्रकार होना पड़ता था। जी जी जी। हमारे साथ अशोक उपाध्याय जी। अशोक जी, आपने भी करीब 2 दशक से ऊपर आपने भी वेंकैया जी को कवर किया आज पार्टी प्रेसिडेंट, क्योंकि आपने यूएनआई जैसे बड़ा एजेंसी में आपने इतने साल तक भाजपा का रिपोर्टिंग किया, तो आपका क्या सुखद अनुभव रहा है? और ऐसा कोई परिस्थिति हुआ है उनके साथ जब आपको उनके साथ जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे था आज ए लीडर एंड ए जर्नलिस्ट के बीच में, और उनका एक्सप्लेनेशन एंड हाउ he has planned and how he has really done good job for the development of the nation? आपका क्या अनुभव रहा है? वेंकैया नायडू भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण भारत के एक बहुत ही बड़े और कद्दावर नेता रहे, जी और वो ऐसे उस कार्यकाल में जो है वो एक एक करके एक एक सीढ़ी और चढ़ते चढ़ते उन्होंने जो है पार्टी अध्यक्ष भी बने, मंत्री भी बने, और उसके बाद यानी वो चला फिर उपराष्ट्रपति भी बने। जी उनके साथ अपने वो जीवन में जो उन्होंने जो कुछ हासिल किया उसके बारे में अगर ईमानदारी से हम लोग बोलें तो ये है कि उनके अंदर जो काबिलियत थी उसके हिसाब से उन्होंने ये एक एक करके हर चीज यानी मतलब खुद हासिल करते चले गए, और वो भी ऐसे समय में उन्होंने अपना कद और बढ़ाया जब भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता थे जो उनसे कद में बराबर थे या उनसे ऊपर थे। लाइकवाइज ये वो उनका होगा प्रमोद महाजन थे, अरुण जेटली थे, ये फिर ये उसका होगा सुषमा स्वराज थी, ऐसे इतने सारे और नेता थे, और इवन तक कि हमारे नरेंद्र मोदी जी थे एट दैट टाइम। और आपको एक बहुत ही ये उसका दिलचस्प जो है एक वाक्य और बताता हूँ कि जब 99 का लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जो है वो अचानक से उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो बेल्लारी से भी इलेक्शन लड़ेंगे। जी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है ना ये हुआ कि भाई उस जगह पे कौन आदमी जाएगा, कौन है ये कौन किससे अपना उससे कराएंगे, यानी ये इलेक्शन लड़ाएंगे। लेकिन उनके आप देखिए उस समय यानी पार्टी अध्यक्ष थे और उनके दिमाग का सूझबूझ, उन्होंने सुषमा स्वराज से तो बात की और वो एग्री कर गई। उसके बाद उन्होंने आडवाणी और वाजपेयी जी से बात की और उनको जो है ये फिर बेल्लारी से इलेक्शन लड़ाया, और इलेक्शन में उनको वो सारी सुविधाएं भी अपना दी, और सुषमा जी ने भी जो है वो तो अपने आप में ही यानी अपना इतनी बड़ी नेता थी। 1-1.5 महीने के इलेक्शन कैंपेन के उसके दौरान जो है उन्होंने वहां की यानी लोकल भाषा भी यानी सीख ली, इलेक्शन भी के जो ये होते थे स्पीचेस होते थे उसमें दिए। तो वेंकैया जी में ये चीज थी कि पार्टी के को तो हर मुकाम पे ऊपर और कैसे ले जाना है, ये उनका जो अपना उन कमिटमेंट था, इसको हर कोई महसूस करता था पार्टी के भीतर। और अशोक जी आपने तो अच्छा उनका तारीफ किया, सुरेश जी ने भी किया, पर आप ये बताइए कि इतना बढ़िया काम किए, कैडर्स के साथ भी, देश के लिए भी काम किया, आपको लगता नहीं है वेंकैया जी को बहुत जल्दी जो है मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया है? एकदम लगता है जन, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि जो राष्ट्रपति के इलेक्शन के बाद जो यहाँ गणित बन रहा था उसके बाद हम तो उम्मीद कर रहे थे कि उनको एक मौका और मिलेगा। लेकिन अब आज की स्थिति में अब राजनीति में जो है वो एक एक करके अगर आप उससे आप देखें तो जो वाजपेयी आडवाणी के युग के जो बाकी और सारे नेता थे वो एक एक करके निकल गए। अब कोई नहीं बचा, सिर्फ खाली नरेंद्र मोदी जी ही रह गए हैं।
जी बाकी और एनी मुसलमान सब के सब नए नए नेता हैं आज की एनी मुसलमान उस तारीख जी में। जी 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 तो जी, ये हम तो लोगों ने आज का भी अपना ये युग देखा है, और आई थिंक अटल आडवाणी का भी जो था नहीं उसे युग देखा है, और जी उनके उस युग में जो द्वितीय श्रेणी के लिए जो जी नेताओं का जो चयन और हम्म जो प्रोत्साहन और जो एस्टेब्लिशमेंट उनका हुआ, वो जी आज नहीं देखने को मिलता है, ईमानदारी से अगर अपना उससे किया जाए, खुद देखा जाए। लेकिन उस जमाने में ठीक है। जो है नहीं थोड़ा एक टीम बनी, अब इतनी अच्छी टीम बनी। जी अशोक जी, अशोक जी, अभी तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। समय जो तय किया और जो देश ने तय किया है, और आज तो इलेक्शन हो रहा है उपराष्ट्रपति जी के। अब वो धनखड़ साहब नया उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। डॉक्टर विजय खेरा, डॉक्टर विजय खेरा हमारा साथ है, जो कि लंबे समय तक कांग्रेस में भी रहे हैं, और डॉक्टर खेरा धनखड़ साहब को बहुत करीब से जानते हैं। तो डॉक्टर खेरा, आप बताइए कि धनखड़ साहब के जो पास्ट पॉलिटिक्स है और यहाँ तक वो पहुंचे, बंगाल की गवर्नर बने, तो आप उनको पॉलिटिकल ग्रोथ को कैसे देखते हैं? थोड़ा सा उनके बारे में आप उनको दर्शकों को बताइए। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर दूं कि उन्होंने पिछली बार वेंकट नायडू जी को चुना था इस पद के लिए, और अब जगदीप धनखड़ जी को चुना है। दोनों में बड़ी जी भारी समानताएं हैं। दोनों जी वकील, दोनों जमीन से जुड़े हुए, दोनों साथ उठे, और दोनों पर आज तक कभी कोई भ्रष्टा का इतना सा चार्ज नहीं लगा। जी हालांकि वेंकटेश्वर जी को तो बहुत सारे मंत्रालय मिले, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी रहे वो ग्रामीण विकास में, उसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अर्बन डेवलपमेंट एंड व्हाट नॉट, मेनी मोर डिपार्टमेंट्स। तो उनको तो इतने सारे विभाग मिले, लेकिन आज तक कभी उनके ऊपर दाग नहीं लगा। और खास तौर से वो ऐसे समय आए थे जिस समय हामिद अंसारी जी का जाना होना था, जिनके ऊपर बीचों दाग लगे तब भी, और अब भी, और अभी भी लग रहे हैं। विद्रोह तक के दाग लग रहे हैं उनके ऊपर, उसके प्रमाण भी सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में उन्होंने वो पद संभाला था, और बड़ी बखूबी, बड़ी अच्छी तरह संभाला। और हमको उम्मीद है धनखड़ साहब भी उसी योग्यता से उसी तरह इसको संभालेंगे, क्योंकि इनका भी करीब करीब बिल्कुल वही जीवन व्रत है जो उनका था। एक गरीब किसान के लड़के आए, छात्र राजनीति में ये भी आए, छात्र राजनीति से वो भी आए थे, उसके बाद ये विधायक बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री बने। लेकिन मेरा इनका जो मिलना जुलना हुआ, हालांकि उस समय में सर्विस में था, लेकिन एक्टिव था मैं कांग्रेस राजनीति में, और वो कांग्रेस में लीगल सेल के अध्यक्ष बन के, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आए थे। तब मैं उनके टच में आया। उनका इतना मृदुल स्वभाव, तुरंत 1 मिनट के अंदर बाहर उठ के आ जाना मिलने के लिए, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो उनसे मेरा उठना बैठना हो गया। कभी हमने एक दो कोई उनसे नियुक्ति के बारे में बात की, तो उन्होंने एक बार बायोडेटा देखा, उनको नियुक्त भी किया। और मुझे भी कोशिश की थी, मतलब मैं तो सर्विस में असली बना नहीं, उन्होंने कहा तो बुद्धिजीवी शैल में तुम बन जाओ राष्ट्रीय महामंत्री या प्रदेश, एनीवे दैट्स डिफरेंट। पर हाँ, और एक बार उनके साथ एक हादसा फैमिली में हुआ था, जिसका भी मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जी बड़ी गमी का मौका था। मैं उनके साथ था बराबर, एम्स में वापस भी हम साथ में आए थे। जी अब इतने प्रसिद्ध वकील, राजस्थान में नंबर 1 और सुप्रीम कोर्ट में भी उनका नाम था। अब जब वो वेंकैया जी की जगह लेंगे, तो मुझे ये लग रहा था कि अब अगर वेंकैया जी जाते हैं तो शायद ही उनकी जगह की भरपाई हो पाएगी उस तरह से जिस तरह से उन्होंने काम किया। और जब जगदीप धनखड़ जी का नाम आया, तो मैं क्या, सभी लोग इस बात से प्रसन्न थे, एक जी ऐसे आदमी को उस जगह के लिए चुना गया है जो उसके लिए जी बिल्कुल फिट है, काम भी जानते हैं। गवर्नरशिप में, जब ऐसे स्टेट की गवर्नरशिप में वो चला के आ गए, भले जी उनको यूनिवर्सिटी में नहीं जाने दिया ममता जी ने, जी भले उनको 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा एक स्कूल के कार्यक्रम में, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन कभी वो मतभेद थे राजनीतिक, वो तो चलते रहे, पर वो कभी इस तरह से उजागर होके नहीं आए कि वो राष्ट्रपति शासन रिकमेंड कर दें या कोई और ऐसा काम कर दें। तो ये एक उनमें बर्दाश्त करने का जज्बा भी है। तो खाली अगर जैसे अभी लोग कह रहे थे जाट को बना दिया है, अभी एक टीवी पर बहस कर रहे थे कि साहब वो जातिवाद, ये सब बात अलग है। अगर वो जाट है तो क्या फर्क पड़ता है, और जाट नहीं होती तो क्या फर्क पड़ता है। सवाल है उनकी योग्यता का।
सवाल है जी। कि वेंकैया जी की जगह स्थान पर एक ऐसा ही व्यक्ति आना चाहिए था जो उसी तरह भरपाई कर सके। हमने आपसे जी। जैसे पहले कहा कि हामिद अंसारी के समय जब जितने मतलब लोग समझ रहे थे कि क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे उपराष्ट्रपति बनने के बाद। लोग जान रहे थे उनकी हरकतों को। जब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आते थे उनके पास, जिन्होंने अप्रमाणित तौर पे कह भी दिया कि हम जासूसी कर रहे थे सीआईए के लिए। अब ये सब बातों की दाग लगने में, ऐसे पद के ऊपर बैठने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में रह के व्यक्ति को वो सब चीज को मेंटेन करना चाहिए, लेकिन धनखड़ साहब एक सरल और शांत स्वभाव के धनी हैं, तो बिल्कुल हाँ दीपक, लोग और वन एक्सपेक्ट्स। राजस्थान राजस्थान से जो होने के जो नाते हमें हम उम्मीद है जरूर उनसे उनके, है, उस पर वो खरे उतरेंगे। ये नहीं, निश्चित। देखते हैं खेड़ा आगे जी आने की वाला बात दिन को, में धनखड़ साहब खेड़ा किस जी तरह की से बात उस। को थोड़ा, बीइंग फ्रॉम राजस्थान, मुझे लगता है कि इतना प्रिविलेज मैं जरूर लूंगी कि राजस्थान के हर शख्स को उनके केवल धरती पुत्र होने पर ही नाज नहीं है, लेकिन उनका जिस प्रकार से अनब्लेमिश्ड करियर है, जिस प्रकार से योग्यता है, और जिस प्रकार में राजस्थान की जड़ों से जुड़ाव है, मुझे लगता है हम वी आर वेरी प्राउड। जी ज्योति जी। खेरा साहब, आप ये जो जातिवाद की बात कहा है, क्या आपको लगता है कि आज चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो या कोई भी पोस्ट हो, आज की जो परिस्थिति है उसमें जातिवाद को माइनस करके इस चीज को सोचा जा सकता है क्या? एक बात क्योंकि आपने गंभीर मेंशन बात किया, आपकी। कहीं ना कहीं जनता के मन में तो आता ही है ना कि वो राष्ट्रपति जी बने, और एनडीए ने भी कहा कि हमने एक आदिवासी महिलाओं को बनाया, हमने दलित को बनाया। कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्तियों के मन से, मुंह से ये बात निकल के आता है। जो आपने कहा कि जाट की बात आपने कहा, ये रियलिटी तो यही है ना। आप कैसे मानते हैं इस बात को? हम ये समझते हैं कि जी। गांधी जी का सपना था एक, जी। कि इस पद के ऊपर कभी कोई आदिवासी या छोटे तबके से आने वाला आदमी, ग्रामीण क्षेत्र का आने वाला आदमी कभी ऐसा होगा कि जिस दिन इस पर बैठेगा, ऐसा सपना था गांधी जी का। अब वो जी। सपना उन्हीं की बनाई हुई पार्टी कांग्रेस तो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन आज वो जी। सपना पूरा हो रहा है। तो इसको जातिवाद से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी हाँ। उपेक्षित को कहीं ना कहीं अगर आप स्थान नहीं देंगे तो वो सदा उपेक्षित महसूस करेगा। क्योंकि अक्सर होता है कि जिस जो जो उच्च स्तर के लोग हैं, उच्च स्तर के, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे शक्ति के क्षेत्र में हो, चाहे किसी तरह से हो, और दूसरी जो कैटेगरी के लोग हैं वो योग्यता होते हुए भी वहां नहीं पहुंच पाते। ऐसे बहुत सारे समीकरण आते हैं बीच में। इसी कारण से वो आरक्षण और रिजर्वेशन है, उन्हीं कारणों से। और वो आज ऐसे लग रहा है कि जब राष्ट्रपति के पद पर कोई वहां तक पहुंच गया है, और इस तरह से समाज जब हो जाएगा, एक साथी गांव के लोग, गरीब लोग उस जगह तक पहुंचेंगे, कल तक जिन्हें लोग कभी अछूत कभी दलित कहने लगे, वो सब जब बराबरी पर आ जाएंगे। अब उस और एक बड़ा अच्छा कदम राष्ट्रपति को चुन के जो उठाया गया था, तो जातिगत से तो उसे दूर रखना चाहिए। भले ममता बनर्जी ने ये बात कही कि अगर आदिवासी होती तो मैं भी कर देती, यानी कि उनको ये फीलिंग तो थी, लेकिन जी। वो चाहती तो नहीं थी। तो ये खाली फर्क है। आज जो प्रधानमंत्री की सोच है या आज की सरकार की जो सोच है और जो कल की सरकार की सोच में, ये फर्क सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जी। ये प्रैक्टिकल रूप, प्रायोगिक रूप में सामने आ रहा है। जो कल तक खाली ख्वाब की बातें होती थी, और ये अम्बेडकर जी ने भी कहा था एक बार कि उस संवैधानिक पद पर जिस दिन कोई इस तरह का व्यक्ति पहुंचेगा, तब जी। हमको खुशी होगी, हमें लगेगा शायद अब आरक्षण की आवश्यकता न हो। तो उस ओर ज्योति एक जी, कदम है। सॉरी खेरा मुझे साहब, एक मिनट। ज्योति जी, आप ये बताइए, राजस्थान में भी आगे इलेक्शन आने वाला है, और धनखड़ साहब का इतना अच्छा स्वभाव है, और खेरा साहब ने उसमें साथ कई सारा चीजें, पॉजिटिव चीजें ऐड कर दिया है। क्या लगता है आपको इसका राजस्थान में कितना प्रभाव पड़ेगा उनकी एनवायरनमेंट में राजस्थान की? देखिए, ये दो बातें हैं। पहला प्रश्न जो आपका है कि क्या फर्क पड़ेगा, फर्क जी। किसी की जाति विशेष से आने पे कभी नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता जी। है कि आप संवैधानिक पदों पे जिस प्रकार के व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं, उनकी टोटल इमेज वो राष्ट्र को कैसे प्रभावित करती है। जी। मुझे लगता है कि अगर इमेज इस नजरिए से देखी तो मैं राष्ट्रपति पद के लिए विशेष कहना चाहूंगी। लोगों ने उनके आदिवासी होने पर बहुत कुछ कहा है, और मैं बिल्कुल खेड़ा जी की बात से सहमत हूँ कि एक तरीके से सिंबोलिज्म का भी एक महत्व जरूर होता है। लेकिन जी। किसी भी व्यक्ति ने उनकी महिला होने के नाते जिस प्रकार का संघर्ष रहा है, अगर किसी ने उनकी जीवनी पढ़ी है, देखी है,
महिला होने के नाते, इतनी सामान्य परिवार से महिला होने के नाते, आदिवासी परिवार की महिला होने के नाते, तो वो अगर सिंबल इस संवैधानिक पद तक पहुंचता है तो ये देश की जनता की एस्पिरेशन के लिए, युवा पीढ़ी के एस्पिरेशन के लिए, महिलाओं की एस्पिरेशन के लिए, और मुझे लगता है इस नजरिए से धनखड़ जी का आना भी, अगर एस्पिरेशंस के नजरिए से देखें, क्योंकि अगर सिंबलिज्म देखा है तो जाति में क्यों बांध के देखते हैं, आप जी, जी। सिंबलिज्म को एस्पिरेशन से जोड़ के देखिए, कौन जी, कहाँ जी। तक पहुंचा है। ये मैं कोट करना चाहूंगी, ये उसकी जाति के संदर्भ में मत देखिए, ये देखिए कि वो किस बैकग्राउंड से आया और कहाँ तक पहुंचा, एंड हाउ डेमोक्रेटिक इट कैन बी। आज विश्व भर में जहाँ डेमोक्रेसी संकट में है, वहाँ भारत की डेमोक्रेसी इस तरह से सेलिब्रेट कर रही है, ये देखने जी। की बात। धन्यवाद ज्योति जी। पर्सपेक्टिव में भी देखने की बात। धन्यवाद ज्योति जी। व्हाट एक्सपेक्ट्स की जो आपने कहा है वो जमीन पे ये चीजें दिखेगा राजस्थान में और पूरे देश में, क्योंकि उपराष्ट्रपति देश के बनने वाले हैं और ये समय अभी होने वाला है। बस लास्ट 1 मिनट में अशोक जी आप धनखड़ साहब के लिए एक शब्द कहें, फिर उसके बाद हम इसको क्लोज करें इस डिस्कशन को, समय हो गया है। आवाज नहीं आ रहा है। ये तो बढ़िया फोटो आएगा। आया क्या? आवाज नहीं है? नहीं, आवाज नहीं आ रहा है अशोक जी। चलिए अशोक जी का आवाज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं आ रहा है। ज्योति जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर खेरा आपको Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद। तो बहुत 5 बजे तक मेरे ख्याल से वोटिंग खत्म हो जाएगा और हम लोग जो आज चर्चा हमारी किए भैया जी, अग्रिम शुभकामनाएं उदय इंडिया जी जी परिवार जी को। जी हम और सब सुरेश जी ने कहा था कि जो सूरज अस्त होता है उसको कोई याद नहीं करता है। मैंने लेकिन सोचा कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने जब पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने कहा था मैं किसान हूँ, एक गरीब घर से आया हूँ और एक आम कार्यकर्ता होने के बावजूद मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी में बन सकता हूँ, तो मैं बीजेपी में ही बन सकता हूँ। और बाद में पार्टी ने ही उनको उपराष्ट्रपति बनाया और आगे आने वाला पीढ़ी में जैसे जगदीश धनखड़ जी आ रहे हैं तो वन एक्सपेक्ट्स दैट धनखड़ साहब भी उस पद की गरिमा बनाई रखेंगे। आज के लिए इतना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आपका दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुशल संचालन के लिए आपको बधाई देता हूँ। बहुत टीवी पे मैं बैठा हूँ, पहले अब 3, 4, 5 साल से तो बीजेपी से बैठ ही रहा हूँ। मैं आपसे बताऊं, स्पीकर्स को इतना अच्छा इतना अवसर देने का कभी एंकर मौका देते ही नहीं। हम लोग तो बोल ही नहीं पाते, एंकर ही बोलते रहते। आप सबकी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।